चलो देखो, आज ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कल भी थोड़ा सा देखे थे लास्ट में, लेकिन आज फिर से देखते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर को तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस में एकदम आसानी से दिखा सकते हो। ये ट्रांसफार्मर है, मान लो इसको पॉजिटिव सीक्वेंस में दिखाना होगा तो क्या करते हैं, एक सिंपल रिएक्टेंस दिखा देते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस में। ठीक है, फिर नेगेटिव सीक्वेंस में कैसे दिखाते हैं, सेम ऐसे ही दिखा देते हैं रिएक्टेंस की तरह। जब नेगेटिव सीक्वेंस का तुम कैलकुलेशन करोगे तो बस एक नॉर्मली रिएक्टेंस रख दोगे, किसके जगह पे, ट्रांसफार्मर की जगह। लेकिन जब जीरो सीक्वेंस का तुम कैलकुलेशन करोगे, ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, जेई में ये नहीं पूछा जाता है। तुमसे बस ये पूछेगा कि कैसे बनाया जाता है जीरो सीक्वेंस का रिएक्टेंस, कैसे बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, पॉजिटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस कैसे बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, नेगेटिव सीक्वेंस का कैसे बनाया जाता है रिएक्टेंस, इसके जगह क्या रखोगे, रिएक्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस में भी रिएक्टेंस ही रखते हैं। बस इसमें जो ये होगा ना, कोई स्टार कनेक्टेड होगा, इस साइड का स्टार कनेक्टेड होगा, इस साइड का डेल्टा कनेक्टेड होगा, तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है इस जीरो सीक्वेंस में। इनमें कोई दिक्कत नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्टेंस रख दिए, बस काम खत्म हो गया। इसको ले लेते हैं x1, यही xt1 ट्रांसफार्मर का है, तो क्या लिख देते हैं, x ट्रांसफार्मर का 1। ठीक है, ये 1 क्या बताता है, पॉजिटिव सीक्वेंस। ऐसे ही अगर इसको दिखाओगे तो xt2 दिखा दोगे। ये क्या है, 2 क्या बताता है, नेगेटिव सीक्वेंस को। ये क्या बताएगा, जीरो सीक्वेंस का ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस। तो इसमें क्या करना होता है, ये स्टार और डेल्टा को भी इंक्लूड करना होता है। तो स्टार और डेल्टा को एक स्विच माध्यम से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये स्विच माध्यम, कल लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे। इसमें भी स्विच लगा रहेगा। ये स्विच कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसी को बोलते हैं स्विच डायग्राम। ट्रांसफार्मर में जीरो सीक्वेंस के लिए क्या बनता है, स्विच डायग्राम बनता है। तो ये कैसे बनता है, इसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ये तो लास्ट में बताए थे ना कल कि पॉजिटिव सीक्वेंस का एक नॉर्मली रिएक्टेंस रख देते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस में भी ट्रांसफार्मर को अगर कैलकुलेशन जब करना होता है तो बस एक रिएक्टेंस रख के उसका क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, और इसका जो भी रिएक्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देंगे। फिर इसका भी, इसके लिए बस क्या करना होता है, स्टार और डेल्टा में जो कनेक्शन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो उसको देखो कैसे इंक्लूड किया जाता है। इसके लगभग 6 तरीके होते हैं बनाने के। कौन कौन से 6 तरीके होते हैं जीरो सीक्वेंस के रिएक्टेंस को बनाने के, वो देखो। पहला क्या है कि जो हमारा प्राइमरी है, ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो जो प्राइमरी है वो स्टार कनेक्टेड है, और सेकेंडरी जो है स्टार कनेक्टेड तो है लेकिन वो ग्राउंडेड भी है। ठीक है, तो देखो कैसे इसका बनेगा जीरो सीक्वेंस का रिएक्टेंस। उसे ही क्या बोलते हैं, स्विच डायग्राम भी बोलते हैं। तो हम लोग ट्रांसफार्मर का क्या देख रहे हैं, स्विच डायग्राम देख रहे हैं। तो पूछता है स्विच डायग्राम किसके लिए बनता है, तो बताओगे कि किसके लिए, ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस के लिए। ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस के लिए ये बनता कैसे है, तो उसे ही अब जा रहे हैं देखने हम लोग। देखो, एक रिएक्टेंस तो दिखा दोगे ट्रांसफार्मर के लिए, उसके साथ स्विचिंग अरेंजमेंट भी कर दोगे यहां पर। उसके साथ क्या लगा दोगे, स्विच भी लगा दोगे। अब ये स्विच कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, इसके बारे में तुम्हें देखना है। ये प्राइमरी साइड का स्विच है, ये दोनों कौन सा स्विच है, इस प्राइमरी साइड के लिए। और ये दोनों स्विच किसके लिए है, सेकेंडरी साइड के लिए। ये दोनों स्विच किसके लिए है, सेकेंडरी साइड के लिए। ठीक है, तो अब देखो जो सीरीज में स्विच लगा है, सीरीज मतलब क्या, ये वाला स्विच 1, और ये मान लो सेकेंडरी का तो 2 लिख दो, इसको 1 डैश लिख दो और इसको 2 डैश लिख दो। तो 1 और 1 डैश, 1 और 1 डैश किसका है, प्राइमरी का स्विच है। 1 और 1 डैश किसका है, प्राइमरी का स्विच है। 2 और 2 डैश सेकेंडरी का स्विच है। तो देखो ये वाला जो स्विच होता है ना, जब स्टार कनेक्टेड होगा तब बंद होगा। ये वाला स्विच 1 लिख देते हैं, 1 एंड 2 स्विच। 1 एंड 2 स्विच किसके लिए है, स्टार के लिए। लेकिन स्टार में भी क्या, स्टार कनेक्टेड विथ ग्राउंड। ये जब तक ग्राउंड से नहीं कनेक्ट रहेगा तब तक इस स्विच को क्लोज नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रखना। जब तक ये ग्राउंड से स्टार वाला नहीं कनेक्ट रहेगा तब तक ये स्विच क्लोज नहीं होगा। और 2
ये 1 और 1 डैश और 2 डैश ये किसके लिए है? डेल्टा कनेक्टेड के लिए। ये किसके लिए है? डेल्टा कनेक्टेड। और ये किसके लिए? स्टार कनेक्टेड विथ ग्राउंड। ग्राउंड रहेगा तभी ये स्विच क्लोज होगा, नहीं तो नहीं क्लोज होगा। तो देखो अगर ये वाला कंडीशन आ गया पहला, तो पहले कंडीशन में क्या होगा? ये स्टार है लेकिन ग्राउंड है क्या इसके साथ? नहीं है। ये ग्राउंड रहता तो यहां पर बना रहता है ऐसे ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है तो इसका कोई भी स्विच क्लोज नहीं होगा, ये ओपन ही रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? ओपन। डेल्टा तो है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा स्टार होने के बावजूद, ये स्टार अगर ग्राउंड नहीं है तो भी ये क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा, मतलब ओपन रहेगा। ठीक है। इधर का कौन सा क्लोज होगा? ये वाला क्लोज होगा, क्योंकि स्टार भी है और ग्राउंड से कनेक्टेड भी है, तो ये कौन सा क्लोज हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, ये पहला कंडीशन तुम्हारा हो गया। तो पहले कंडीशन में कौन सा क्लोज हुआ? अगर इसका नॉर्मल डायग्राम बनाओगे, इसी सर्किट को डायग्राम बनाओगे, तो ये ओपन ओपन दिखेगा, ये भी ओपन ओपन दिखेगा, और ये रिएक्टेंस दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज दिखेगा और यहाँ पे ओपन दिखेगा। यानी इसका कोई भी ये क्या है? आगे करंट ही नहीं फ्लो कराएगा। यानी यहाँ पे जीरो सीक्वेंस का जो भी आएगा वो क्या होगा? जीरो सीक्वेंस का कुछ भी निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट ही नहीं पास हो रहा है। ठीक है, तो कई बार जीरो सीक्वेंस क्या होता है? अब्सेंट होता है कैलकुलेशन के टाइम में, तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। अभी तो ये वाला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि स्टार कनेक्टेड, दोनों ग्राउंड है, दोनों क्या है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। तब क्या होगा? ये दूसरा कंडीशन है। तब फिर से क्या होगा? ये वाला तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड से कनेक्टेड है ना, ये भी ग्राउंडेड से कनेक्टेड है, तो यही वाला बंद होगा। तो इसका डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा? ये ओपन ही रहेगा, ओपन है तो इसको हटा दो, ये क्लोज हो गया, यानी ये डायग्राम तुम्हारा बनेगा। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बना रहे थे, सेम डायग्राम यहां बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? ये तो हुआ दो कंडीशन। ठीक है, अब भी इसके चार कंडीशन और है। ठीक है, तो देखो अगला क्या होगा, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाए। यहां तक समझ में आया कि बहुत जल्दी जल्दी बता दिए? नहीं, डेल्टा में ग्राउंड रहता ही नहीं, बस स्टार में ग्राउंड रहता है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं रहता है जिसको ग्राउंड करना है। चलो अब देखो डेल्टा वाला देखते हैं। अब मान लो स्टार और डेल्टा ले लेते हैं। तीसरा कंडीशन कौन सा लेते हैं? स्टार और डेल्टा। स्टार भी कौन सा है? ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये डेल्टा ले लिए। तब क्या होगा? तो वही स्विच डायग्राम बनाओ, यहाँ पर एक स्विच डायग्राम ये बनाओगे, एक स्विच यहाँ बनाओगे, यहाँ पर रिएक्टेंस दिखा दोगे, फिर यहाँ स्विच बनाओगे, फिर यहाँ स्विच बनाओगे। ठीक है, यहां से ये स्विच निकल जाएगा। अब बताओ पहले के लिए कौन सा क्लोज होगा? पहले के लिए क्लोज ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे के लिए कौन सा क्लोज होगा? ये वाला क्लोज होगा। यानी अगर इसका सर्किट बनाओगे तो कैसा सर्किट दिखेगा? ये यहां से हट जाएगा और ये यहां से हट जाएगा, यानी सर्किट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से करंट आ जाएगा। ऐसे करके ये सर्किट बनेगा, किसका? स्टार विथ ग्राउंडेड और डेल्टा का। ठीक है, समझ में आया कैसे सर्किट बनाना है? जो स्विच है उसको हटा दोगे नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अगर यही रहता डेल्टा डेल्टा, यही क्या रहता? डेल्टा डेल्टा। ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन, अगर रहता डेल्टा डेल्टा, तब देखो कैसे बनेगा। देखो फिर ये स्विच बनाओगे, जैसे स्विच है वैसे ही बना दो, रिएक्टेंस बना दो, यहां स्विच बना दो, यहां पे स्विच बना दो, और फिर क्या कर दोगे? किसको किसको बंद करोगे? तो डेल्टा डेल्टा है, प्राइमरी में भी डेल्टा है, तो प्राइमरी में डेल्टा कौन सा था? ये वाला था। ठीक है, और सेकेंडरी में डेल्टा कौन सा है? ये वाला था। यानी ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, और इधर का ओपन, इधर का ओपन, बस यहीं से एक सर्किट बनेगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया? डेल्टा डेल्टा का हो गया। ठीक है, अभी तो चार बनाना है ये, अभी दो और है, दो और देखो कैसे हैं।
ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? आसान है, कल भी थोड़ा सा बताए थे इसलिए थोड़ा आज फास्ट बता रहे हैं। ठीक है, चलो पांचवा देखो। अगर स्टार के साथ कोई न्यूट्रल में क्या लगा दिया, एक और रिएक्टेंस लगा दिया, देखो सॉलिड ग्राउंडेड उसे बोलते हैं। देखो स्टार के साथ क्या कर दिया, यहां पर एक एक्शन लगा के इसको ग्राउंड कर दिया। क्या है, एक न्यूट्रल का भी रिएक्टेंस है, एक न्यूट्रल का भी रिएक्टेंस है, तब कैसे इसको करोगे? और इधर भी लगा दिए। ठीक है, अब इस एक्शन को कैसे दिखाओगे? तो एक तो नॉर्मली तो तुम्हें पता है कि स्विच बंद होगा, कौन सा सीरीज वाला स्विच बंद होगा। पहले बना दो एक डायग्राम जो स्विच बंद करना है, ये तो रहेगा ही ट्रांसफार्मर वाला रिएक्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, स्टार है ग्राउंड भी है, यानी ये तो क्लोज होगा, ये तो क्लोज होगा, ये भी स्टार भी है और ग्राउंड भी है, यानी ये क्लोज होगा। ये दोनों अब यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब इसको दिखाने के लिए, एक्शन को दिखाने के लिए कहा दिखाओगे, तो जहां पे स्विच क्लोज किए हो उसी के पास क्या कर दोगे, एक एक्शन जोड़ दोगे, और इसके पास एक एक्शन जोड़ दोगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 एक्शन के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी अभी हम लोग जब फॉल्ट देखेंगे तो अभी समझ में आएगा उसको। और ये क्या रहेगा, x0 रहेगा, यानी ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, जो यहाँ रिएक्टेंस होता है उसका 3 गुना यहाँ पर क्या कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए एक 3 गुना और इसके लिए एक 3 गुना, तो ये बन जाएगा इसका। ये वाला नहीं पूछेगा वैसे जेई में, लेकिन फिर भी जानते रहो, जानकारी के लिए सही है। ठीक है, तो ये एक्शन अगर लगा रहेगा तो इसका 3 गुना हम लोग क्या कर देते हैं, इसके सीरीज में लगा देते हैं। यहां भी क्या करते हैं, 3 गुना इसका सीरीज में लगा देते हैं। डेल्टा में ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा, स्टार में ही बस रहेगा। ठीक है, अगर यही रहता, इसके साथ डेल्टा रहता, तब क्या होता, बनाने को तो बहुत बना लोगे लेकिन 6 ही पढ़ते हम लोग मेन। ठीक है, इसके साथ एक डेल्टा लगा दो, इसके साथ, तो डेल्टा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ डेल्टा वाला क्लोज कर दोगे। यहाँ पे था ना एक स्विच, उस वाले स्विच को क्या कर दो, बस क्लोज कर दो, ये ओपन रहने दो, तो ये सर्किट कहां से रिटर्न आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी बनाना होगा तुम बना लोगे। ठीक है, कोई भी अब बनाना होगा तो सारा अब क्या हो जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस ये जानना है कि डेल्टा वाला पैरेलल वाला होता है, जो डेल्टा कनेक्टेड होता है पैरेलल स्विच क्लोज करोगे, और जो ये स्टार वाला होता है उसे सीरीज स्विच भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज स्विच, इसको बोलते हैं सीरीज स्विच, और इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल स्विच। ठीक है, तो इतना बात क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है कैसे स्विच डायग्राम बनता है ट्रांसफार्मर का। ये पूछता है, कई बार पूछा है, आगे भी पूछने का चांस इसका बहुत है। ठीक है, तो इतना तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं, इतना समझ में आया विकास, कैसे कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे कैसे क्लोज हो रहा है समझ, तब ओपन ही रहेगा, तो ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो आगे, हाँ ओपन रहेगा। जैसे तुम पूछ रहे हो क्या कि स्टार है और ग्राउंड नहीं है और यहाँ डेल्टा है, ठीक है, यही वाला पूछ रहे हो ना, तो देखो इसका कैसे बनाओगे, एक बार और देख लो। अगर ये ग्राउंड नहीं है तो ओपन ही रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है, ग्राउंड रहेगा तभी क्लोज करोगे स्विच को। ठीक है, ये देखो, तो क्या बंद करोगे, पहले में स्टार है लेकिन ग्राउंड नहीं है तो कोई नहीं बंद होगा, यानी पहला वाला दोनों का खुला ही रह जाएगा। डेल्टा वाला क्या हो जाएगा, ये पैरेलल वाला बंद हो जाएगा बस, और सब खुला रहेगा। ठीक है, ये सर्किट बनेगा इसका। हाँ, स्टार स्टार रहेगा बिना ग्राउंडेड तो पूरा खुला रह जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जीरो सीक्वेंस क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में गायब रहता है। चलो अब देखते हैं क्या, फॉल्ट देखते हैं, एलजी फॉल्ट थोड़ा। अब फॉल्ट पे आ जाते हैं। एक ट्रांसमिशन लाइन का भी अगर रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो उसका नॉर्मली होता है
ट्रांसमिशन लाइन, जो हम ट्रांसमिट करते हैं पावर को ट्रांसमिशन के द्वारा, लाइन के द्वारा, उसका देख लेते हैं कैसा बनाओगे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका नॉर्मली एक क्या लगा देते हैं, रिएक्टेंस लगा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव या जीरो सबके लिए क्या लगा देते हैं, एक रिएक्टेंस लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो है ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर जब सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे तो ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे, ये ट्रांसफार्मर है मान लो, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ट्रांसफार्मर से, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, और यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा होगा रिसीविंग एंड में। तो इस ट्रांसमिशन लाइन को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, एक रिएक्टेंस बस नॉर्मली लगा देते हैं। और इस ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, पॉजिटिव का अलग होता है, नेगेटिव का अलग होता है और जीरो का अलग होता है। पॉजिटिव नेगेटिव लगभग सेम ही होता है, जीरो सीक्वेंस में स्विच डायग्राम देखते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन का क्या करते हैं, एक रिएक्टेंस लगा देते हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो, तीनों में, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन को, इस ट्रांसमिशन लाइन को दिखाने के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो ट्रांसमिशन लाइन को एक नॉर्मली रिएक्टेंस से दिखा देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानना था, इस पे कैलकुलेशन नहीं पूछता है, आज तक आया भी नहीं है। जेई की बात कर रहे हैं, एई में तो आता ही है, एई में तो पूरा इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो उतना हमें नहीं पढ़ना है जेई के लिए, उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में क्या आ जाए, काम रहे। आगे देखते हैं, एलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। अब एलजी फॉल्ट क्या होता है, ये कौन सा फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, जब इसका कैलकुलेशन करना होता है तो इसको सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिकल बनाते कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में इसको ब्रेक करके, ठीक है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को क्या करते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज करने के लिए इसको पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में इसको ब्रेक करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब एलजी फॉल्ट होता है तो ये लाइन जाता है, ठीक है, कोई भी एक लाइन टूट के, नीचे वाला ही ले रहे हैं, ऊपर वाला भी टूटता है, कोई भी तोड़ सकते हो, ठीक है, आर वाई बी, इनमें से कोई भी एक टूट के क्या हो जाए, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इस टूट के क्या हो जाए, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। ऊपर वाला ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन उसी से सब लोग करते हैं, तो तुम भी उसी से कर लो, ठीक है। ऊपर वाले से ही सब लोग कैलकुलेशन करते हैं, तुम भी ऊपर, नहीं तो फिर किताब में पढ़ोगे आईआर को लिया रहेगा, हम यहाँ आईबी को लेंगे, तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा मिसमैच होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो आईआर देखो, यहां से लाइन टूटा और यहां पर क्या हो गया, ग्राउंड में जाके कनेक्ट हो गया। तो अगर बिफोर फॉल्ट आई आर फ्लो हो रहा होगा, आई वाई फ्लो हो रहा होगा और आई बी फ्लो हो रहा होगा, ये बिफोर फॉल्ट की बात कर रहे हैं। बिफोर फॉल्ट अगर आई आर होगा, आई वाई होगा और आई बी होगा, तो इसका मान कितना लेते हैं, जीरो लेते हैं, सॉरी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सब में करंट जाएगा कि नहीं, बिफोर फॉल्ट मतलब ये फॉल्ट नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ करंट जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, इसमें आई आर जा रहा होगा, इसमें आई वाई जा रहा होगा, इसमें आई बी जा रहा होगा, जहां से भी जा रहा होगा यहाँ जनरेशन से, ठीक है। बिफोर फॉल्ट की बात कर रहे हैं। जब फॉल्ट होगा तब क्या होगा, तो यहां से फॉल्ट होगा, ठीक है, यहां फॉल्ट होगा, यानी फॉल्ट हुआ तो ये क्या हो गया, टूट के जमीन पे लग गया, टूट के कहा गया, जमीन पे आ गया। तो क्या होगा, यहां से जो करंट जा रहा था, यहां से जो करंट जा रहा था वो पूरा क्या करेगा, जहां पे लोएस्ट रेजिस्टेंस का पाथ मिलता है उधर से फ्लो होने लगता है। यानी कहां से फ्लो होने लगेगा, आई आर से पूरा का पूरा करंट फ्लो होने लगेगा। कहां से करंट फ्लो होने लगेगा, पूरा का पूरा आई आर से करंट फ्लो होने लगेगा, और आई वाई और आई बी से कितना करंट जाएगा, जीरो करंट जाएगा, ठीक है। आफ्टर फॉल्ट क्या होगा, आई आर से मैक्सिमम करंट जाएगा और आई वाई और आई बी से बहुत कम मात्रा में, इसके कंपेयर में, जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। थोड़ा सा तो जाएगा ही, लेकिन उसके मामले में क्या होता है, वो जीरो होता है, तो उसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। और आई आर का मान कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आफ्टर फॉल्ट। तो अब बताओ ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है,
इस आई आर को हम लोग ब्रेक किसमें किए थे, आई आर बराबर किसमें ब्रेक किए थे, आई आर 0 में, आई आर 1 में और किसमें, आई आर 2 में, ताकि ये क्या हो जाए, सिमेट्रिकली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सिमेट्रिकली सॉल्व हो जाए। अब देखो आई आर का मान दिया है और इन दोनों का मान दिया है, तो एक रिलेशन बताए थे आई आर 0 का मान निकालने के लिए, आई आर 1 मान निकालने के लिए और आई आर 2 मान निकालने के लिए। ये पहले या दूसरे वीडियो में अल्फा ऑपरेटर जहां पढ़ाए थे वहां पे ये निकलवाए थे कि जब आई आर दिया हो, आई वाई दिया हो और आई बी दिया हो, तो R0, R1 और R2 कैसे निकालते हैं। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो पहले। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए कैसे निकालते थे, 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये याद होना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे क्या था, आई आर, यहाँ आई वाई और यहाँ आई बी। ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें आई आर पता है कि 0 नहीं है और आई वाई 0 है, आई बी 0 है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आई आर 0 निकालने, क्या सही है, सही तो है यार, ये सही है, देख लो एक बार, चेक कर लो, सही होगा ये। ठीक है, अरे इतना बार ये लिखे हुए हैं, मुझे पता है ना कि ये सही होगा। देखो 1 1 1 है, यहाँ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है, ये क्या है, जब हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं तब का वाला है, उससे पहले वाला जब निकालोगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर होगा, यहाँ अल्फा होगा, वो वाला नहीं है। ठीक है, इसका तो पूरा कैलकुलेशन कराएं अल्फा ऑपरेटर में, जाके वहां चेक करना। ठीक है, तो अब देखो यहां मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा, आई आर 0 का मान मिलेगा, आई आर 1 का मान मिलेगा और आई आर 2 का मान मिलेगा। कैसे मान रखना है, आई आर का मान 0 नहीं है तो आई आर ही रख देना, आई वाई और आई बी की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आई आर 0 मिल जाएगा, आई आर 1 मिल जाएगा और आई आर 2 मिल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा इसका मान, इसका मान देखो कैसे निकलेगा, ये मान ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में अब जो आने वाला है ना वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो रिजल्ट निकलेगा। तो देखो आफ्टर फॉल्ट क्या बोले, आई आर 0 नहीं होगा। ठीक है, बाकी आई वाई और आई बी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां मान रखने पे क्या होगा, आई आर 0, आई आर 1 और आई आर 2, यहां पे क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर का मान 0 नहीं है तो आई आर ही रहने दो, आई वाई का मान कितना है, 0 है तो 0 रख दो, आई बी का मान 0 है तो 0 रख दो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, नीचे वाला हटा दे रहे हैं। ठीक है, जो कैलकुलेशन से रिजल्ट आएगा वही हम लोग के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो आई आर 0, आई आर 1 और आई आर 2, 0 सीक्वेंस का करंट। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस का करंट, नेगेटिव सीक्वेंस का करंट, 1/3। यहां सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, आई आर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसका जब करोगे तो इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आई आर प्लस 0 प्लस 0, 0 0 क्यों, अल्फा इंटू 0 अल्फा स्क्वायर इंटू 0, तो 0 हो जाएगा कि नहीं। फिर यहां पर 1 से करोगे तो आई आर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 0 0 अल्फा इंटू 0 0। ठीक है, तो ये 0 0 ऐड कर दिए तो ये क्या खत्म हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका कंपेयर करते हैं, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैट्रिक्स में कैसे कंपेयर करते हैं, आई आर 0 बराबर जो इसके सामने है आई आर, और ये बटे 3 भी हो जाएगा, आई आर बटे 3। आई आर 1 कितना हो जाएगा, ये भी आई आर के बराबर है और बटे में 3। आई आर 2 कितना हो जाएगा, आई आर बटे 3, यानी तीनों सेम है कि नहीं। तो यही तुमसे पूछता है, क्या पूछता है कि आई आर 0, आई आर बराबर आई आर 0, आई आर 1 और आई आर 2 किस में बराबर होता है।
ठीक है, क्या पूछेगा, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट तीनों किस में बराबर होता है, कौन से फॉल्ट में, तो बताओगे एलजी फॉल्ट में। समझ में आया क्या पूछता है यहां से क्वेश्चन। और ये कितने के बराबर होता है, जो फॉल्ट करंट है, आईआर ही तो फॉल्ट करंट है, पूरा उसी में से तो जा रहा है, आईआर बटे 3 के बराबर है। ठीक है, इसी आईआर को ही तो फॉल्ट करंट के नाम से, पूरा जब फॉल्ट हुआ था तो आईआर से फ्लो हो रहा था कि नहीं, ये फॉल्ट करंट है, ये किसके बराबर होगा, जो इसमें फ्लो हो रहा होगा, यानी फॉल्ट करंट किसके बराबर होगा, आईआर के, जब फॉल्ट के कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लोगे, IR0 बराबर IR1 बराबर IR2 बराबर, IR के जगह क्या लिख दोगे, फॉल्ट करंट बटे 3। ठीक है, IR को क्या लिखोगे, उसी टाइम तो फॉल्ट हो रहा है जब पूरा करंट इसमें से जा रहा था, तो फॉल्ट करंट बराबर क्या हो जाएगा, अगर कभी कोई पूछता है तो क्या बताओगे, 3IR0 या तो लिख दो, या क्या लिख दोगे, 3IR1 लिख दो, या 3IR2 लिख दो। तो ये क्वेश्चन तुमसे कई बार पूछा है, क्या पूछता है, जीरो सीक्वेंस करंट दे दिया 12 एम्पियर, क्या दे दिया, जीरो सीक्वेंस करंट दे दिया 12 एम्पियर, तो पूछता है फॉल्ट करंट बताओ, क्या पूछता है, फॉल्ट करंट बताओ, तो जीरो सीक्वेंस करंट 12 दिया है, तो फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा, 3 12 36, यानी 36 आ जाएगा। पूछता है कौन कौन किसमें, कौन से ऐसे फॉल्ट में जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो कौन से में होते हैं, एलजी फॉल्ट में। तो इसका कैलकुलेशन समझ में आया कैसे हुआ है। कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो रिजल्ट आया है, कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, रिजल्ट जो आया है वो तुमसे ज्यादा पूछेगा। ये चमक रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ पे चमक नहीं रहा है, IF बराबर सही दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया कैसे निकला है ये। अभी इसका एक क्या करो भाई, ठीक है बता रहे हैं, देखो इसमें कंक्लूजन क्या निकला उसको बताते हैं, मेन कंक्लूजन, इसमें जो कंक्लूजन है किसको याद रखना है उसको देखो ध्यान से, एलजी फॉल्ट से तुम्हें याद क्या रखना है, डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन कहां से आएगा, तो देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या है कि पहला कंक्लूजन क्या है, IR0 जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और कितने के बराबर होते हैं, IR बटे 3। यही IR क्या होता है, कब ये फ्लो होता है, जब फॉल्ट होता है, तो इसी को क्या लिख देते हैं, IF/3। ये पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा क्या पूछता है कि इसमें से एक करंट दे देगा और पूछेगा फॉल्ट बताओ, तो फॉल्ट क्या हो जाएगा, IF बराबर 3IR0 या 3IR1 या 3IR2। अरे 3 से इसको इधर भेज दिए तो बस वही किए और कुछ नहीं किया, 3IR2, तीनों में से कोई एक करंट देगा और तुमसे क्या पूछेगा, फॉल्ट करंट बताओ। ठीक है, ये IR बराबर IF कैसे लिख दिए ये नहीं समझ में आया तो देखो, ये शुरुआत में क्या था, इसमें IR जा रहा था, इसमें IY जा रहा था, इसमें IB जा रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई करंट जा रहा था, अचानक से इसमें फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो सारा करंट जो इसमें जा रहा था वो भी कहां से चला जाता है, यहां से उठ के यहां पे आ जाता है, तो जो IR में फ्लो हो रहा है वही तो IF में जाएगा, इसलिए IF और IR क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं फॉल्ट के कंडीशन में। ठीक है, अगर R फेज में फॉल्ट है तब, हाँ पूरा करंट कहां से चला जाता है, उस ग्राउंड के रास्ते से, उस समय कोई छू देगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म क्या वो रहेगा ही नहीं थोड़ा भी। ठीक है, तो इसमें पूछ देगा जीरो सीक्वेंस करंट दिया रहेगा, तुमसे फॉल्ट करंट पूछ देगा, पूछता है जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट किसमें बराबर होता है, तो बताओगे एलजी फॉल्ट। तो ये कंक्लूजन तुम्हें दो क्या करना है, याद रखना है। और तीसरा कंक्लूजन क्या करना है, इसका जो डायग्राम बनता है एलजी फॉल्ट का उसे ध्यान में रखना है, तो देखो कैसे डायग्राम बनता है। ठीक है, देखो तो जो जनरेटर में किए थे
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस का जो डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम यहाँ बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जीरो सीक्वेंस करंट IR1 और IR2 तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये जहां भी जुड़े रहेंगे, कहां कैसे जुड़े रहेंगे, सीरीज में जुड़े रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस अल्टरनेटर का बनाना था तो कैसे बनाए थे, यहाँ ई रखे थे, कल बतवाए थे ना, ई रखे थे और यहाँ एक्स रखे थे। ये कौन सा था, X1 था, और ये कौन सा था, EG था। नेगेटिव सीक्वेंस जनरेटर का बता रहे हैं, नेगेटिव सीक्वेंस कैसा बना था, बस यहाँ रिएक्टेंस बन गया था और यहां से करंट जा रहा था IR2, और ये कौन सा था, X2 था, ठीक है। और जीरो सीक्वेंस जब था, जीरो सीक्वेंस जब था तो कैसा बना था, ये भी ऐसे रिएक्टेंस बना था और यहां पर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था और करंट इधर से जा रहा था, और ये कौन सा था, X0 था। अब तीनों को क्या करना है, तुम्हें ऐसे अरेंज करना है कि IR1, जो IR1 है वो किसके बराबर है, IR2 के, और तीसरा किसके बराबर है, IR0 के। इन तीनों को ऐसे कंबाइन करो कि तीनों क्या हो जाए, सीरीज में जुड़ जाए। तो देखो सीरीज में जोड़ने के लिए कैसे इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो देखो इसको उठाओ, इसको उठाओ और इसके नीचे रख दो, इसको उठाओ और इसके नीचे रख दो। तो रखो, इसको ऐसे रख दो इसके नीचे, ठीक है, ऐसे रख दिए, इसको उठाए यहां से और इसके नीचे रख दिया, और इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IR2, ठीक है, इसमें IR1 फ्लो ही रहा है। इसको उठाओ और इसके नीचे रख दो, तो देखना अभी सब सीरीज में हो जाएंगे। ये आसान तरीका है क्या करने का, समझने का। और यहां पर क्या पकड़ो, इसको पकड़ लो यहां पर, ये आगे ले आ दो। और इसको जब फॉल्ट हुआ होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, इंपीडेंस रहेगा कि नहीं, फॉल्ट वाले का, तो वो फॉल्ट वाले का इंपीडेंस बना दिया ZF। लेकिन जो फॉल्ट में करंट जा रहा था वो कितना जा रहा था, फॉल्ट में जो करंट जा रहा था वो कितना जा रहा था, 3 इंटू IR0 या 3 इंटू IR1 या 3 इंटू IR2 था कि नहीं। तो यहां तो IR0 चल रहा है, IR1 चल रहा है, तो तुम्हें इसको बैलेंस करने के लिए इस ZF को क्या ले लेते हैं, 3ZF ले लेते हैं, ताकि यही करंट जब आएगा तो जब इसमें ड्रॉप देखा जाएगा ना, तो अगर IR0 आता है तो IR0 से ये 3 गुणा हो जाता है और ZF हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 3ZF लेते हैं। और वहां भी याद आ रहा होगा 3 एक्शन लिखे थे, तो 3 एक्शन इसी के माध्यम से आता है, ठीक है। अभी बताते हैं, अभी पहले इसको बैलेंस करना शुरू करो। देखो IR1 बोले हैं, IR1 किसके बराबर होगा, LG फॉल्ट में IR2 के, और किसके बराबर होगा, IR0 के। तो देखो IR1 यहां से चलता 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 आया, चलता आ रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। IR यहां पर क्या आया, इसमें कौन सा जा रहा था, IR0 जा रहा था कि नहीं, बराबर है कि नहीं, सेम है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। IR1 यहां से आ रहा था और यही सेम करंट कहां गया, IR0 में गया। अब सेम करंट आया IR2 में भी वही गया कि नहीं, यानी यहां पर या तो IR0 लिखो या तो IR1 लिखो, और यही बराबर है किसके, IR2 के। यानी ये तीनों सीरीज में हुए कि नहीं हुए, तीनों सीरीज में हो गए। ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे सीरीज में कर दिए इसको। कई लोग इसको डायरेक्टली भी बना देते हैं, ऐसे भी बनता है इसका डायग्राम, यहां से X1 हो जाएगा, ठीक है, फिर इस पे X2 लगा देते हैं, ये भी एक डायग्राम ही है इसी का, फिर इसमें X0 लगा देते हैं, फिर यहां से क्या करते हैं, वो फॉल्ट वाला इंपीडेंस लगाते हैं और इसको ग्राउंड कर देते हैं और इसको ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड मतलब क्या, इसको यहां से कनेक्ट कर दिए, ये भी एक डायग्राम बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हमें आसान लगता है, तो तुम लोग को भी यही आसान लगे। क्या किए हो, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस अल्टरनेटर का बनाए थे, उसी को क्या करते हैं, उठा के इसके नीचे रख देते हैं, उसको भी उठा के इसके नीचे रख देते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम पूछता है इसलिए बता रहे हैं। अब ये वाला देखो, ये समझ में आ गया कि नहीं, IR1 IR0 और IR2 तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी सीरीज में। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, इसमें कितना करंट आ रहा है, IR0,
इसमें कितना करंट फ्लो होना चाहिए? 3IR0 फ्लो होना चाहिए। अगर ये ZF लेते, इसमें जो ड्रॉप होगा वो कितना ड्रॉप होगा? करंट IF इंटू ZF होगा, यही तो ड्रॉप होगा इसमें। जितना फॉल्ट करंट आएगा इंटू ZF, जितना इसका इंपीडेंस होगा। IF किसके बराबर है? 3IR0 के इंटू ZF। तो तुम बैलेंस करने के लिए, इसी सर्किट को बैलेंस करने के लिए ये 3 और ये ZF एक साथ रख दिए हो, और इसमें करंट आ रहा है कौन सा? IR0 आ ही रहा है। बात समझ में आया बात? ये 3 वाला ZF के साथ रख दिए हो, और ये IR0 अपने आप आ ही रहा है इसमें, इसीलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं? 3ZF रख देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? इसमें जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा? IF जो फॉल्ट करंट है और इसका फॉल्ट का इंपीडेंस ये होगा। इसमें कितना करंट जा रहा है? 3IR0, लेकिन हमारे पास क्या है? IR0 बस है, और यहाँ क्या है? ZF है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस 3 को ZF के साथ रख देते हैं। इस 3 को क्या कर देते हैं? ZF के साथ रखते हैं, ताकि इसमें जब IR0 आएगा, अब IR0 आएगा और 3ZF से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 3IR0 इंटू ZF होगा कि नहीं? और ये क्या हो जाता है? फॉल्ट करंट हो जाता है इंटू ZF हो जाता है। तो इस तरह इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या रख देते हैं? 3ZF रख देते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन से क्या आया था कि जो IF आता है वो कितना आता है? 3IR0 के बराबर आता है, या 3IR1 के बराबर आता है, या 3IR2 के बराबर आता है। तो ये तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। अब इसका क्या लगा दोगे? इसमें KVL लगा दोगे तो तुम्हें फॉल्ट का, ये तो एक फॉल्ट का ये भी है, और एक फॉल्ट का तुम्हें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो कैसे इसका इक्वेशन पता करते हैं वोल्टेज के टर्म में। वोल्टेज के टर्म में इसी में क्या लगा दोगे? KVL लगा दोगे। तो लगाओ इसमें KVL। तो देखो क्या निकलेगा? IR0 बराबर क्या निकलेगा? IR0 बराबर, अगर मान लो IR1 बराबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहला IR1 है। टोटल वोल्टेज इसमें कितना है? इजी है। टोटल वोल्टेज इसमें कितना है? इजी है। बटे में कितना इसमें इंपीडेंस लगा है? तो एक लगा है क्या? X1 लगा है, X2 लगा है, X0 लगा है, और एक ये भी इंपीडेंस है 3ZF है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं? बस यही निकल जाता है। IR1 बराबर क्या? इजी बटे टोटल वोल्टेज इसमें कितना है? इजी, और कितना इसका रिएक्टेंस है? वही तो करंट निकलता है। X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3ZF। ये क्यों तीनों एक साथ जुड़ गया? क्योंकि ये सारा मटेरियल किसमें है? सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डायरेक्टली जुड़ जाता है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो IR1 ये निकला। अगर फॉल्ट का करंट निकालना है तो क्या होगा? IF बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू IR1। तो यहां से 3 इंटू, और यहाँ पे इजी बटे X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3ZF। बस निकल गया ये फॉल्ट का। तो इतना ही आसान कैलकुलेशन है। इसी के लिए 40,000 रुपया फीस जमा करना होता है गेट में। ठीक है, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी 20,000 30,000 तो ले ही रहे हैं लोग अभी भी। अनअकैडमी वाला अभी भी 60,000 ले रहा है। इतना ही सरल चीज को बताने के लिए वो लोग क्या करते हैं? इसी को खूब बढ़िया से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है कुछ नहीं, आसान है। एक सीरीज सर्किट बन जाता है। सीरीज सर्किट को क्या करते हैं? करंट बराबर क्या होता है? वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, तो ये वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आया IR1। IR1 किसके बराबर होता है? IF बराबर 3IR1। तो IF बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू IR1। ये क्या हो जाएगा? 3EG अपन X1 प्लस X2 प्लस X0 प्लस 3ZF। तो ये तुम्हारा इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये ऐसे ये क्या हो जाएगा? LG फॉल्ट का तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। एक दिन रिवीजन कराएंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं इतना? अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो दिखाएं। दिख रहा है ना एक एक बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि समझ में आया क्या क्या चल रहा है? विकास, क्या करना था? तीनों करंट को बराबर करना था। ऐसे अल्टरनेटर को अरेंज करना था, अल्टरनेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस को, ताकि करंट क्या आ जाए? एक दूसरे के बराबर में आ जाए।
तो करंट कब बराबर रहेगा? जब तीनों सीरीज में होगा। तो सीरीज में करने से अच्छा है, वो जो बनाने से अच्छा है तुम क्या करो, एक के नीचे एक रख दो, एक के नीचे उठा के एक रखते जाओ और उसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। आसानी से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से इसमें क्या करो, होता है नहीं, उसको तो शॉर्ट कर देते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस में जो वोल्टेज होता है ईजी को शॉर्ट कर देते हैं। कल वाले में देखना, उसमें ईजी बराबर क्या लिखे थे, 0 लिखे थे, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस में हाँ डेवलप पावर नहीं होता है। नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में कोई भी करंट डेवलप नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है, खत्म होता है, जनरेट नहीं होता है। केवल पॉजिटिव सीक्वेंस में ही क्या करता है, जनरेशन का काम करता है, ठीक है, खत्म करने का काम करता है। नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस ड्रॉप कराने का काम करता है। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जो जेई में अभी तक पूछे हैं, इतना भी कठिन नहीं पूछा है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंटरनल हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, इतना इंटरनल जेई में नहीं पढ़ाया जाता है। चलो देखो इसमें दिया रहेगा क्या, दिया रहेगा जीरो सीक्वेंस करंट दिया है, क्या दिया है, जीरो सीक्वेंस करंट दिया है IR0। क्वेश्चन दिया रहेगा जीरो सीक्वेंस करंट बराबर 12 एम्पियर, पूछेगा फॉल्ट करंट बताओ, 1 सेकंड में नहीं बता दोगे इसको, कितना होगा फॉल्ट करंट, कितना होगा। एक क्वेश्चन इसका अच्छा था, उसको देखते हैं। तो इसका नहीं पता है 3IR, हाँ बस 3 गुना कर दोगे, 3 12 36 एम्पियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस देखोगे क्वेश्चन और तुम्हारा जेई का क्वेश्चन लग जाएगा। फिर पूछेगा तीनों सीक्वेंस करंट किसमें बराबर होता है, IR0 IR1 और IR2, तीनों में कौन बराबर होता है, बस एलजी फॉल्ट में। फिर कहेगा कि फेज करंट जीरो दे दिया, 2 फेज करंट जीरो दे दिया, तो बताओ कौन सा फॉल्ट है। तो ये भी कौन सा फॉल्ट है, एलजी फॉल्ट है। अभी देखे थे कि बस IR क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो ये भी एलजी फॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जेई में कि तीनों सीक्वेंस करंट क्या बराबर होगा, तो एलजी फॉल्ट में। 2 फेज का करंट जीरो कब होगा, तो एलजी फॉल्ट में, ठीक है। एक फेज का करंट जीरो कब नहीं होता है, तो वो भी क्या होगा, एलजी फॉल्ट में। तो इतना बात समझ में आ गया। इस पे एक क्वेश्चन बना है, वो देखो, कह रहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट अगर 12 एम्पियर, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट अगर 12 एम्पियर है, तो बताओ जीरो सीक्वेंस करंट कितना होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया है 12 एम्पियर, तो जीरो सीक्वेंस करंट कितना होगा। और कौन सा फॉल्ट दिया है, एलजी फॉल्ट दिया है, तो बताओ कितना होगा। एलजी फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट 12 एम्पियर दिया है, तो जीरो सीक्वेंस करंट कितना होगा, कोई बता ही नहीं रहा, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। अरे यार IR0 बराबर होता है IR1 बराबर IR2, अभी तो कितने देर से चिल्ला रहे हैं, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 12 एम्पियर हो जाएगा बस, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया है तो जीरो सीक्वेंस करंट पूछा है, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, सीधे 12 एम्पियर आंसर होगा, ठीक है। फॉल्ट करंट दिया रहता तब ना तुम्हारा 4 या जो भी होता, फॉल्ट करंट 12 एम्पियर दिया रहता तब 4 एम्पियर होता। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। दिया था पॉजिटिव सीक्वेंस करंट 12 एम्पियर, तो पूछा है जीरो सीक्वेंस करंट, तो बता लोगे ना। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लिखते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा लिखते हैं, फिर कल लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। लाइन टू लाइन भी बहुत आसान है, ठीक है। लाइन टू लाइन में 2 लाइन को बस शॉर्ट कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, सीधे लिख दे रहे हैं, इंपीडेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया है वही लिख रहे हैं। X1 दिया है कितना, 0.12 पर यूनिट, X2 दिया है 0.096 पर यूनिट, और X0 दिया हुआ है, X0 दिया हुआ है कितना, 0.036। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मतलब क्या, एसएससी जेई, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या दिया है कि फॉर एलजी फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल विथ पॉजिटिव सीक्वेंस करंट
और ये दो जनरेटर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। दो जनरेटर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, उनका इंपीडेंस दिया हुआ है। ठीक है, दो जनरेटर किसमें दिया है, पैरेलल में दिया है। और क्या दिया है, पॉजिटिव सीक्वेंस का इंपीडेंस दिया है, नेगेटिव सीक्वेंस का इंपीडेंस दिया है, और जीरो सीक्वेंस का इंपीडेंस दिया है। तो कनेक्टेड इन पैरेलल आर, ठीक है। देन फॉर एलजी फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल, देन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट विल बी, क्या निकालना है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकालना है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकालना है। तो देखो इसका कुछ x1 होगा, x1 कितना होगा, 0.12 पर यूनिट। इसका भी यही सेम दिया है, 0.12 पर यूनिट। दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो x1 इक्विवेलेंट कितना होगा, कौन बता लेगा। दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों अगर समान रहता है तो सीधे सीधे दो से भाग दे देते हैं, 0.06 पर यूनिट हो जाएगा। तो एक जनरेट इक्विवेलेंट निकल गया कि नहीं। ऐसे ही x2 बराबर दिया है कितना, 0.096 पर यूनिट। x2 बराबर, इसके लिए भी सेम दिया है 0.096 पर यूनिट। तो इसका x2 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको भी दो से भाग दे देंगे, यानी 0.048 पर यूनिट। ठीक है, x0 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख देते हैं 0.018 पर यूनिट। ठीक है, तो ये चाहिए हमें, ये चाहिए और ये चाहिए। अब आई क्या निकालना है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IR1 बराबर अभी निकाले थे कि E बट्टे x1 प्लस x2 प्लस x0। नहीं दिया है तो उसको छोड़ दोगे। ठीक है, नहीं दिया है 3, क्या वोल्टेज को 1 पर यूनिट, जब भी यहां पर यूनिट लेंगे, ठीक है, तो वोल्टेज को क्या ले लेते हैं, 1 पर यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, हमेशा 1 पर यूनिट लेके चलते हैं, हाँ हर जगह। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 पर यूनिट वोल्टेज ले लेते हैं, क्योंकि उसे ही क्या मानते हैं, बेस वोल्टेज, और एक्चुअल वोल्टेज भी वही रहता है। तो पर यूनिट में क्या होता है, एक्चुअल बटे बेस। तो बेस भी सेम होता है 11, एक्चुअल तो 11 होता है, उसी को बेस मान लेते हैं, इसलिए हमेशा क्या हो जाता है, 1 पर यूनिट मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अगर तुम्हारा वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है तब, अगर बताया नहीं है कि बेस कुछ ले लो तब। ठीक है, तो 99% केस में क्या लेते हैं, 1 पर यूनिट लेते हैं, और 1% केस जब बोल देगा कि तुम्हें बेस वोल्टेज कुछ अलग लेना है, तब तुम्हारा क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, तुम आंख बंद करके क्या ले लोगे, 1 पर यूनिट ले लोगे, सही हो जाएगा क्वेश्चन। x1 कितना दिया है, 0.06 प्लस x2 कितना दिया है, 0.096 प्लस ये x0 कितना हो जाएगा, 0.018। जोड़ के भाग दे दोगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा IR1 का। ठीक है, तो कितना आएगा, जोड़ो, 18 6 24 और 96, 96 400 120, 120 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जीरो, ठीक है 60 हो जाएगा, ये 0.06 है ना, हाँ 60 है, 60 और 18, 60 और 18 78 और 96, 78 और 96, क्या क्या करो भाई, 0.048 सही तो लिखा है। अरे यार तभी तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 0.048 है ना, यहाँ x2 का मान कितना है, 0.048। अब ऐड करो इसको, अब सही है ना, 0.048, ठीक है। इसको जोड़ो, 60 और 48, 60 और 48 108, 108 और 18 126, कितना हो जाएगा, 0.0126, 0.126, यही तो होगा। हाँ ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो IR1 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे 126। अब जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, लगभग 8 बार में कटेगा क्या, 7 नहीं 25 अठे 1000 हो जाता, ठीक है 8 नहीं 7 बार में 7.9 समथिंग आएगा। ठीक है, 7.9 समथिंग आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं ये। तो इससे कठिन क्वेश्चन अभी तक एसएससी जेईई में नहीं पूछा है, और नॉर्मल क्वेश्चन था, जनरेटर का दिया था, दोनों को पैरेलल में था, तो पैरेलल में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, x1 इक्विवेलेंट, x2 इक्विवेलेंट और x0 इक्विवेलेंट, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलजी फॉल्ट का बस इतना ही था। ठीक है, आप कुछ पूछना है तो पूछ लो, तब तक 5 मिनट है, पूछ लो, क्या कह रहे हो।
जनरेटर सीरीज में रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, ठीक है, x1 प्लस x2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालना है तो जोड़ देना है, सीरीज में जुड़ा है तो जोड़ देना है, पैरेलल में जुड़ा है तो तुम्हारा उस तरह निकालेंगे पैरेलल कनेक्शन वाले से R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अगर दोनों सेम रहता है तो 2 से भाग दे देते हैं, जितना सेम रहता है उतने से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही।